नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह हमारा पॉलिटी का 5th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चैप्टर्स कवर किए हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं पॉलिटी सीरीज़ के पहले यूनिट को, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस यूनिट में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसमें क्या प्रोविजंस हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें इस यूनिट में हम देखने वाले हैं। तो उसमें हमने पहले चैप्टर में, जिसका नाम था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ब्रिटिश जो यहाँ पे थी, ब्रिटिश ने यहाँ पे जो 150-200 साल पे राज किया था, तो उन्होंने हमारे देश को गवर्न करने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम फॉर्म की थी जो कि उनके एक्ट्स के तहत चलती थी। उन्होंने काफ़ी एक्ट्स यहाँ पे वो लेके आए थे, तो वो सारे एक्ट्स मैंने इस लेक्चर में कवर किए थे। और जो प्रीवियस लेक्चर था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब फॉर्म हुई थी, उसके चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, स्पीकर कौन थे, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने दिन की प्रोसेस चली थी, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी जो है तभी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अडॉप्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो उसके बेस पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तीसरा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे और वो ब्रिटिश इंडिया से कितने थे और प्रिंसली स्टेट से कितने थे। चौथा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनी थी हमारी, तो हमारे वहाँ पे पहले स्पीकर कौन थे। पांचवा क्वेश्चन, जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके चेयरमैन कौन थे। इतने जो ये 5 क्वेश्चन है ना, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा 3 नंबर चैप्टर पे, जिसका नाम है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर में ये तो देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन किया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू हुआ और वो 3 साल में लगभग पूरा हुआ था। अब ये तो हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अभी मतलब हमारे देश में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंसिडर करके कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया। अब उसके साइलेंट फीचर देखते हैं कि उसमें ऐसे कौन से साइलेंट फीचर थे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने डाले थे, जो देश हमारा उसकी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है उस देश की फंक्शनिंग कैसे होती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना देश की सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है। इलेक्शन कैसे होंगे, कौन चुन के आएगा, प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, चीफ जस्टिस इंडिया क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। अब जो देश चलता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मुख्य अंगों की वजह से चलता है। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। अब जुडिशियल, अब देखो लेजिस्लेटिव मतलब क्या, एक होता है हमारा संसद है, उसमें एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अभी सेंट्रल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे और अलग है। अब एक लेजिस्लेटिव जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है खासदार लोग, उनको हम चुन के देते हैं। वो चुन के जाते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में, वहाँ पे जाके वो लॉ बनाते हैं। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, ये इस पर साइन मारते हैं प्रेसिडेंट, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूशन करने का काम इनका होता है, मतलब इन टेक्निकली वो नहीं करते पर ऑन पेपर ये करते हैं। और अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये तो फिर एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे मोटर व्हीकल बिल बनाया तो उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई आदमी जो अगर बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा है तो उसको 400 रुपये फाइन मारना है, तो प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देगा और वो बिल लागू किया जाएगा। फिर जो जितने भी ये जो है ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी मीटिंग होगी, उनको बताया जाएगा कि हमने ये बिल बनाया है, उसको अभी लागू करना है। तो वो सीक्वेंस वाइज, हायरार्की वाइज ना ऊपर से नीचे आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इसके पास आएगा, आईपीएस के पास, फिर वो सबको बुलाएगा, पुलिस को, उनको बताएगा कि आप ऐसा ऐसा है, ट्रैफिक पुलिस को बुलाएगा, उनको बताएगा कि ऐसा ऐसा है, आरटीओ के पास जाएगा, आरटीओ सबको बुलाएगा। तो ऐसा चलता है सारी चीज़ें, मतलब कंसर्निंग जो पीपल है, जैसे आईपीएस तो नहीं होगा, आरटीओ होगा, आरटीओ के पास जाएगा वो, ऐसा एग्जीक्यूशन का काम होता है। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूशन इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, इनमें अगर फंक्शन में कोई दिक्कत आ जाए, तो जुडिशरी बीच में इंटरवीन करती है और वो उस मैटर को सुलझाती है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलता है। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक बार ये कल चीज़ें हमने देखी थी, वापस एक बार देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान मतलब होता क्या है। संविधान मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया होता है कि ये देश के नागरिक है, ये नागरिक किस आर्टिकल के तहत है, इनको क्या रूल्स, इनको क्या राइट्स दिए गए हैं, इनको क्या ड्यूटीज़ दी गई है, ये क्या चीज़ें करेंगे, ये सारी चीज़ें ना एक रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन।
ये बुक है, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई एक देश के बारे में, और वो देश को चलाती, इसके हिसाब से देश चलता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस पर एक फैक्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे बड़ा है दुनिया में जितने देश है, जितने कॉन्स्टिट्यूशन ना, सबसे बड़ा हमारा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश है ना, यहाँ पे ये सेकुलर देश, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के लोग, मल्टीपल कास्ट, रिलीजन, कल्चर के लोग हैं। तो इसमें ना ये जो संविधान मेकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, इनको लगा था कि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई भी लूप होल्स ना रह जाए, या किसी एक चीज़ हमने अगर एक सेंटेंस में लिख दी, इसका बाद में कोई अलग इंटरप्रिटेशन ना क्रिएट हो जाए, इसके वजह से इन्होंने सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिख दी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें एक प्रीएम्बल था, मैंने बताया था ये इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का इन शॉर्ट। उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट थे। उस 22 पार्ट में 395 आर्टिकल लिखे गए थे और 8 शेड्यूल थे। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जब आर्टिकल स्टार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। पार्ट्स क्या होते हैं वो भी जब आर्टिकल चालू होगा तभी मैं आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल ये क्या होता है उसमें हम देखेंगे। और अभी 2020 में कितने बताएगा प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल है, आर्टिकल्स कितने बताएगा, ये कितने 295 थे ना, उसमें और 50 जुड़ गए, 448 अप्रोक्सीमेट, मतलब और 50 अप्रोक्सीमेटली टोटल 448 है। पार्ट भी बढ़ गए, 25 पार्ट हो गए, और जो 8 शेड्यूल थी अब ये 12 शेड्यूल हो गए। अब तक 192 अमेंडमेंट्स हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट्स मीन्स क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसमें एक चीज़ लिखी थी ऐसे कि ये अगर चीज़, मतलब ये अगर ऐसा चीज़ है तो उसके लिए ये प्रोविज़न है। पर बाद में क्या हुआ, टाइम के साथ हमें ये रियलाइज़ हुआ कि उस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं, वो आउटडेटेड हो चुकी, तो उसको निकालना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ऐसे लिखी हुई, उसको निकालना मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से डायरेक्ट हटा नहीं सकते उसको, उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ता है। उस बिल पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सर्वसम्मति से उसको पास करते हैं, वोटिंग होती है, और फिर बताया जाता है कि सर्वसम्मति से, मेजोरिटी से, कि हाँ ये चीज़ निकाल दी, या कुछ चीज़ ऐड करनी है। अगर जैसे हमें कुछ आधार एक्ट था, अब आधार कार्ड तो पहले था नहीं जब संविधान बना था तब, तो जब आधार कार्ड 2009 में आधार प्रोविजन आया था, तो अभी हमें आधार से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें संविधान में डालनी थी, क्योंकि हमें जो वो ये लेबर टाइप के लोग होते हैं उनको वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उनको पैसा भेजना होता है। पर पैसा तभी भेज सकते हैं आधार कार्ड का यूज़ करके, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आधार कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास आधार कार्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना आधार कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ठुसेड़ दे, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसी चीज़ पे बोल सकता है जो अगर कोई चीज़ एज अ बिल बन के पास होती है पार्लियामेंट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आपत्ति नहीं जता सकता। तो अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, आधार एक्ट को उसको डाल दिया गया। समझ गया अभी आप, अमेंडमेंट मतलब कोई नई चीज़ ऐड करनी तो उसको डाल दो उसमें, या कोई चीज़ को रिपील करना, निकालना है, उसको भी अमेंडमेंट करना पड़ता है। अमेंड मतलब क्या, बिल लाके पार्लियामेंट में उसको सर्वसम्मति से पास करके वो चीज़ निकाली जा सकती है या नई चीज़ डाली जा सकती है। तो आगे चलते हैं। अब देखो 1951 में, सिंस 1951 अब तक कितने 20 आर्टिकल और 1 पार्ट इसको डिलीट किया गया है, और कितने आर्टिकल 85 आर्टिकल को ऐड किया गया है, 4 पार्ट ये भी ऐड किए गए, और 4 शेड्यूल ये भी ऐड किए गए। अब देखो नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ सो मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल। तो जितने दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें इतने आर्टिकल्स और इतने शेड्यूल नहीं। तो इंडिया सबसे लेंथेस्ट है। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हमें देखना है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमें 2 चीज़ें देखनी, एक तो साइलेंट फीचर देखना है, और इंडिया का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी गई वो कहीं ना कहीं से उठाई गई है दुनिया भर के। जो मतलब हमारा जो हमने कल देखा था कि अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर ने बोला था कि हम दुनिया भर का स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से हमारे लिए जो अच्छी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी डाइवर्सिटी को उससे सिमिलरिटी मतलब मैच होती है और हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, यहाँ पे वो चल सकती है, ऐसी चीज़ों को हम डायरेक्ट उठाएंगे। कहाँ से? दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। मैंने आपको बताया था कितने देशों का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम, वो कल के लेक्चर में हमने देखा था, उसको कमेंट सेक्शन में लिखूँ। तो सबसे पहले देखते हैं साइलेंट फीचर। अब देखो इतने साइलेंट फीचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 टायर गवर्नमेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इतने प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक एक को देखते हैं, ये साइलेंट फीचर्स है। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है। तो ये साइलेंट फीचर मतलब जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे उसको बोलते हैं उसका साइलेंट फीचर। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। इसके क्या मायने, इसका क्या मतलब होता है? रिजिड मीन्स क्या, सबसे ऐसी चीज़ जिसको हटाना बहुत हार्ड है या जिसको बदलना बहुत हार्ड है उसको बोलते हैं रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, एक ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों भी रिजिड क्यों है? देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
अगर इसमें अगर जैसे रिजर्वेशन का टॉपिक डाला गया, रिजर्वेशन ये पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब रिजर्वेशन अगर कल कोई बोला कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए, तो रिजर्वेशन को हटाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए ना स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अमेंडमेंट के लिए। अमेंड के हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कोई भी आदमी किसी भी तरीके से डायरेक्ट हटा नहीं सकता कोई चीज़। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में से दी हुई कोई भी चीज़ हटानी या कोई भी चीज़ ऐड करनी, उसके लिए एक प्रोसीजर है, तो उसको बिल बना के पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। वहाँ पे मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, उसको अगर आपको पास करना है तो जो सदन में जितने लोग हैं उसमें से आधे 50% लोग उसके लिए 51% लोग आगे होने चाहिए। पर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं उसको हटाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3, मतलब जितने सदन में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें से 66% जो लोग हैं उन्होंने उस पर सहमति दिखानी चाहिए। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ईजिली रिजिड हो, इसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता, ना चेंज किया जा सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। और फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है? देखो कुछ पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑर्डिनरी प्रोसीजर से भी अमेंड किया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर जैसे कोई स्टेट है, उस स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी, या कोई स्टेट है उसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए ना सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है वो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एकदम आसानी से चेंज किया जा सकता है, पर कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको चेंज करने के लिए बहुत बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी दोनों सदन में। लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, मतलब बिल पास होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, एक हाउस में पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, वो दूसरा हाउस में जाएगा, वहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी। और उसके बाद वो और कुछ तो ऐसे प्रोविजन होते हैं जिसमें ना लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, उसमें भी राज्यसभा में भी, और जो आधे से स्टेट इंडिया के उससे भी वो उसकी जो विधानसभा है उससे भी उसको पास होना चाहिए पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोला जाता है बहुत रिजिड है, और कुछ केस में बहुत फ्लेक्सिबल है। समझ गए आप? अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक चीज़ और है, देखो ऐसा बोला जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये रिटर्न और नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अनरिटर्न और रिटर्न। रिटर्न मीन्स क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इस चीज़ का क्या होगा, जैसे इमरजेंसी कैसे लगाएंगे, कुछ नई चीज़ ऐड करनी है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। समझ गए ना आप? और ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, देखो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आधार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक ऑर्डिनरी बिल ला दिया। ऑर्डिनरी मीन्स क्या? आधे से ज़्यादा लोग उस पर सहमति है, 50% से ज़्यादा लोग, और उन्होंने वो उसमें एक एक्ट पास कर दिया, आधार एक्ट, और डाल दिया उसमें। कल उनको कुछ चीज़ हटानी, उन्होंने ऑर्डिनरी बिल पास कर दिया और फिर उसको हटा दिया। तो उनमें उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अनरिटन है, मतलब उसमें सारी चीज़ें लिखी नहीं गई है, उसमें टाइम के हिसाब से वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे जैसे उनको चाहिए वैसे वैसे वो चीज़ें ऐड करते हैं। तो उस उनके देश में अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल समझ रहे हैं ना आप? मतलब कोई नई चीज़ ऐड करनी है या नॉर्मल चीज़ है, उसके हम ऑर्डिनरी बिल कब लाते हैं? जैसे बजट है, ऑर्डिनरी बिल है वो, उसमें कोई अमेंड नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करना है, तो वो नॉर्मल बिल है पार्लियामेंट में। बट तो हमारे यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बिल तो होते ही, पर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उसको धक्का नहीं लगाना चाहिए, उसमें जो चीज़ें लिखी है पहले से उसको धक्का लगाना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ेगा। मतलब भले से उसमें से कोई चीज़ निकालनी है, ऐड करनी है, पहले जो चीज़ लिखी हुई है उससे रिलेटेड, नई चीज़ नहीं बोल रहा मैं, पहले जो चीज़ लिखी है उससे रिलेटेड कोई चीज़ डालनी है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ हटानी, तो उसके लिए आपको ना अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है। वैसे जो कुछ देश है, यूके जैसे देश, यूनाइटेड किंगडम, या अंग्रेज जो है उनका जो देश है ना, वहाँ पे अमेंडमेंट नाम की प्रोसीजर नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है रिटर्न नहीं, वहाँ पे जब जरूरत के हिसाब से वो सारी चीज़ें ऐड करते। अब आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था पहला जो हमारा फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिजिड भी है और एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबल भी। अब देखो यहाँ पे एक जुगाड़ याद रखो, हमारे जो पार्लियामेंट में ना उसमें बिल पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया बिल पास होता है, और वो बिल एक हाउस से पास होता है, उसके बाद दूसरा हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है और वो बिल फिर एक्ट बन जाता है। जैसे मोटर व्हीकल बिल होता है पहले, उसके बाद बनता है वो एक्ट। क्यों? क्योंकि उस पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तब वो एक्ट बन जाता है। तो आपको लग रहा हो कि हमारे पार्लियामेंट में, और मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ पार्लियामेंट से पास होती तो उस पर जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट से पास हुई मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पास की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसने चुन के दिया है? जनता ने चुन के दिया है। इसका मतलब जनता ने जो बिल पास किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बिल पास किया है वो जनता ने किया है, तो उस पर पार्लियामेंट जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। बट क्या होता है, तो इसलिए आपको लगता होगा कि पार्लियामेंट सुपीरियर है, सुवेरियन मतलब उसको अपने मन मर्जी से वो काम कर सकती है, जैसे कि बाकी ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपने मन मर्जी से काम कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ना हमारे देश में देखो जुडिशरी, मैंने तो बोला आपको कि रूल्स जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट कुछ ऐसी चीज़ें ना उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है
उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया है 1992 में। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उसको एक लिस्ट बनाई और उन्होंने बोला अगर इस लिस्ट में से अगर कुछ चीज़ों पे अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती और अगर हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है ये तो हम उसको नल एंड वाइड मार सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने जो बिल बनाए उसको नल एंड वाइड मार सकती है, उसको खारिज कर सकती, सारे को नहीं, ऑर्डिनरी बिल को नहीं, कुछ को बस। तो इसका मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है हमारी, वो सोवेरेन नहीं, उसको पास फुल पावर नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके एक्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो हमारे देश में सोवेरेन कौन है? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सोवेरेन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोवेरेन है, उसको कोई ये नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? उसको चेंज करना है तो आपको पूरा प्रॉपरली करना पड़ेगा बिल ला के, कोई भी किसी तरह से उसको हटा नहीं सकता। तो ये था जुगाड़। तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल मीन्स क्या? अब देखो आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। मतलब वहाँ पे ना पहले क्या हुआ था, जब अमेरिका को आज़ादी मिली ना तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट थे और उन स्टेट को आज़ादी मिली थी। अंग्रेज वहाँ पे थे, अंग्रेज छोड़ के चले गए तो उन स्टेट को आज़ादी मिली थी। अब क्या हुआ, वो जो स्टेट थी उनको पता चल गया, जैसे अफ्रीका में 50 देश हैं अफ्रीका कंटिनेंट में, वैसे ये भी लगभग 50 के आसपास थे। ये इतने नहीं थे, 40 के आसपास थे शुरू में, बाद में अभी तो 50 है। यूएस में 50 स्टेट है फिलहाल, उस टाइम इतने नहीं थे। तो इन स्टेट को लगा अगर हम इंडिपेंडेंटली एज अ देश काम करेंगे तो हमारी ना डेवलपमेंट होगी और बाहर से लोग हम पे आके आक्रमण कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो सारे स्टेट है ना, ये एक साथ आए। इन्होंने बोला क्यों ना हम एक देश बनाते सब मिला के, तो इन्होंने ना एक देश बनाए। इसलिए अमेरिका का नाम क्या है? यूनाइट हुए स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया का कैसे है? इंडिया का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले देश बना, बाद में स्टेट है। जब हमारा देश बना था तब 16 स्टेट थे, आज अभी 28-29 तक बात गई है। क्यों? क्योंकि हमारा देश पहले, स्टेट बाद में। स्टेट को हम चेंज कर सकते, सब कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका में वैसे नहीं, अमेरिका को बॉर्डर भी चेंज नहीं कर सकते आप स्टेट की। अमेरिका के जो स्टेट जब अमेरिका बना था तब से वैसे 100-150 साल से वैसे वो स्टेट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। समझ रहे आप? तो हमारा जो देश ना वो कैसे है? स्टेट, जैसे यहाँ पे दिखा इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट। इंडियन फेडरेशन मतलब हमारा स्टेट का एग्रीमेंट बन के देश नहीं बना है, हमारा देश बना है बाद में स्टेट बने। और हमारे देश में क्या है, किसी भी स्टेट के पास इतना पावर नहीं कि वो हमारे यूनियन से अलग हो जाए। जैसे कल महाराष्ट्र बोले, उद्धव ठाकरे बोले हमें अलग से देश चाहिए, वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन नहीं। समझ रहे हैं ना आप? तो कोई भी स्टेट अलग से देश नहीं बना सकता। तो हमारा देश क्या है? फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एक देश होता है पूरा, उसमें एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब एक कॉमन पावर होती है पूरे देश की, और कुछ अलग अलग उस देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है ऐसे स्टेट में, और वो स्टेट के पास भी पावर होती। तो टू पावर होती, मतलब 2 पावर होती देश को चलाने के लिए। 2 सिस्टम होती है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों कोऑर्डिनेशन से काम चलाती हैं। अब समझ गए आप? तो हमारा जो देश है ना वो फेडरल सिस्टम है। फेडरल मतलब हमारे यहाँ पे जैसे चाइना है, चाइना फेडरल नहीं। चाइना में क्या पता है आपको? चाइना में एक ही सिस्टम, मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, वो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट वही सारा चलाती। हमारा फेडरल है, हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, और रीजनल अथॉरिटी मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ दोनों मिला के करते हैं। मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में कि यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो उस हिसाब से देश के जो उसमें सब्जेक्ट लिखे होते हैं उस हिसाब से देश चलता है। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन आएगा आपको, ये जो फेडरेशन वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिया में ना यूनियन होगा, स्टेट होगा, ये सारे लिखे, पर ये जो वर्ड है ना फेडरेशन, ये वर्ड नहीं लिखा गया है, इसको याद रखो। ये था सेकंड फीचर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखो हमारा जो फेडरलिज्म है ना, इस पर काफ़ी लोगों ने कुछ चीज़ें बोली जिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये चीज़ किसने बोली थी। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं, आएगा नहीं पता नहीं पर पढ़ लेते हैं। अब देखो इसने क्या बोला था, इसका नाम क्या है? केसी वेयर्स ये जो थे, इन्होंने बोला था कि फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन द स्पिरिट। इंडियन फेडरेशन क्या है? एक फॉर्म में तो फेडरल है वो दिखने में, बट यूनिटरी इन द स्पिरिट, मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती। यूनिटरी मतलब देखा जाए तो वो नाम का तो है फेडरल, पर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। ये इसने बोला था। और इससे रिलेटेड चीज़ किसने बोली थी पता है आपको? इसने बोली थी, देखो ये क्या है? आइवोर जेनिंग्स। ये ना पॉलिटिकल साइंस के ना बहुत बड़े जानकार लोग हैं। इसने बोला था फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन इज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इंडिया का जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन थे बोलने के लिए है, स्टेट के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है, बट ये ना सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ये जो दो लोग हैं ना, इनका बोलना है इंडिया का फेडरेशन नाम का फेडरेशन है, पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो ये चीज़ कई हद तक सही भी। और ये जो 2 लोग हैं, ये मोरिस जोन्स, इसने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म नहीं, मतलब बार्गेनिंग मीन्स क्या? ये मारपीट के फेडरलिज्म बनाया गया है इसको। ये एक्चुअली बार्गेनिंग मीन्स क्या? कुछ स्टेट को कम पावर दी है, कुछ को ज़्यादा दी है,
स्टेट गवर्नमेंट को सबके पास ज़्यादा पावर, जैसे दिल्ली अभी यूनियन टेरिटरी, उनके पास कम पावर है, तो ये बार्गेनिंग की गई है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो ये बार्गेनिंग वाला फेडरलिज्म है। और इसने सही बोला, देखो ये हमारे लिए बहुत सही है, इसने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ग्रेवाइन ऑस्टिन, ये ग्रैंडवाइन ऑस्टिन भाई साहब जो है, इन्होंने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे सेंटर है और स्टेट है और दोनों कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो इसने बोली थी ये चीज़। तो चलिए आगे तीसरा फीचर देखते हैं। तीसरा जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने इससे पहले भी देखा था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में किसी एक लेक्चर में बताया था। हमारा जो अब जैसे हमारा जब देश बना था, इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, जब आज़ादी के बाद हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो हमारे जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है ना, इन्होंने सोचा था कि हमारा देश कैसे होगा। वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा, जैसे यूएसए में होता है, रशिया में होता है, और प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होगी, प्रेसिडेंट देश को चलेगा, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल टाइप्स गवर्नमेंट सिस्टम। या प्राइम मिनिस्टर होगा, हमें ना प्राइम मिनिस्टर टाइप वाले सिस्टम चाहिए हमें, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो किस टाइप की गवर्नमेंट हमें चाहिए? तो हमारे जो संविधान मेकर थे, निर्माता, इनको लगा कि देखो ब्रिटिश हमें चला रहे थे, ब्रिटिश की काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन का हमें आदत हो चुकी थी, ब्रिटिश के यहाँ पे ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ग्वर्नमेंट है उनके वहाँ पे, तो क्यों ना हम उसको अडॉप्ट कर देंगे, क्योंकि देश को उसको अडॉप्ट करने में भी आसानी चाहिए। तो इसलिए हमारे देश में जो है ना, वो ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश से हम ये बाद में देखने वाले देख सेकंड अभी इसके पार्ट में कि कौन सी चीज़ हम कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ली है। तो ये चीज़ हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट बनेगी ना, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो सबसे हेड होगा और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, इसमें क्या होता है देखो, इसमें उसको बोलते हैं दिस फॉर्म टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल मतलब डी ज्यूरी एंड रियल डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मीन्स क्या, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, पर वो नाम का होगा, सारी चीज़ें कौन करेगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर उसकी जो कैबिनेट होती है, जैसे मोदी, उनके साथ जो 10 लोग घूमते हैं ना, ये मिनिस्टर, ये लोग सारे डिसीजन लेते हैं, उसका हेड होता है मोदी उनको चेयर करता है, मतलब चेयरमैन होता है उस चीज़ का, कैबिनेट का। मोदी डिसाइड करता है सारी चीज़, मोदी जी साइन करते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है साइन के लिए वो चीज़। नाम के लिए मतलब सारे जो ऑर्डर है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सारी चीज़ें ना बिल है, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। नाम के लिए प्रेसिडेंट है, डीजे मतलब नॉमिनल रोल है उनका। रियल फैक्टो एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या, ऑन द बैकग्राउंड में काम कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ का प्रोविजन, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और फीचर क्या है कि यहाँ पे ना मेजोरिटी रूल पार्टी रूल करेगी, मतलब जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट है, जैसे अभी 552 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है हमारे यहाँ पे लोकसभा में, तो हमें ना 272 चाहिए होती, क्योंकि ना एक्चुअली 552 है, पर ऊपर वाले जो है ना वो कुछ नॉमिनेटेड है, मतलब 550 के आसपास सीट है, उसमें से हमें ना 272 चाहिए होती सेंट्रल गवर्नमेंट में ना गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो अगर कोई पार्टी उसके पास अगर 250 हो ना, तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट होती है, उसमें ना मेजोरिटी पार्टी रूल करती, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट है वो रूल करती, समझ रहे हैं। उसमें और कुछ जैसे कि अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ना 288 सीट है, आपको एक झोल बताता हूँ, 288 सीट है महाराष्ट्र। ये पार्लियामेंट मतलब ये सेंट्रल पे बात करें, पर स्टेट पे बताता हूँ आपको, स्टेट लेवल पे 288 सीट है। उसमें क्या हुआ, बीजेपी के पास आए 100 प्लस, मतलब 105 के आसपास, 100 to 105 है। शिवसेना जो है उसके पास 60, उसके पास कांग्रेस के पास 40 है, और ये इनसे पास ऑलमोस्ट देखो ये सब मिला कितने होते हैं, इनके बन गए 140। अब आप बोलोगे कि हमने तो सुना, और इनके पास बीजेपी के पास कितने हैं, उसके पास 100 मतलब 105 है, 100 है, 100 के पास है। ये सबसे पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी के पास है कहाँ, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट में। और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ये मिला के 140 है। तो आपने तो बोला कि मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट है वो रूल करेंगी, पर यहाँ पे तो फडणवीस के पास सबसे ज़्यादा सीट है, पर वो सत्ता में नहीं है। आपको तो पता होगा सीएम तो उद्धव ठाकरे। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने ना कोलिजन बना लिया, मतलब इन्होंने गठबंधन बना लिया, अब इन्हें सब एक हो गए ये लोग। तो इन्होंने, इनकी सीट कितनी हुई, 140। तो अभी ये एक पार्टी है, तो मेजोरिटी कितनी, 140 की इनके पास। तो अगर जैसे कि अगर शिवसेना और ये एक हो जाते तो इनको 160 हो जाते, तो ये इनकी गवर्नमेंट बनती। अब समझ रहे हो ना आप। तो जिसके पास मेजोरिटी पार्टी रूल, मतलब एक पार्टी के पास मेजोरिटी हो कि फायदा नहीं, मैं एक पार्टी के पास अगर मेजोरिटी तो भी चलेगा, पर जितना थ्रेशोल्ड है उसके मतलब जितना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के, उससे ज़्यादा अगर एक पार्टी के पास हो, जैसे बीजेपी के पास है अभी 300 प्लस है सेंटर में, तो वो गवर्नमेंट बना सकती है। पर अगर उनके पास 272 की जगह 200 होते और सबसे ज़्यादा उनके पास होते और बाकी सब लोग अलायंस कर लेते, फिर भी उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती। समझ गए आप। तो जो थ्रेशोल्ड है, उसको जो लिमिट दी गई है गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो चाहिए बस, वो भले कोलिजन बना के हो या एक पार्टी के पास हो, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी रूल। उसके बाद क्या है, एक फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में चुन के आते हैं। देखो लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर हुए अभी हमारे, अभी फिलहाल के जो प्राइम मिनिस्टर वो, तो अभी ये जो है ना, जो भी डिसीजन लेंगे ये लोग लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है।
मतलब उनको उत्तर देना पड़ता है वहाँ पे। जैसे आपने पार्लियामेंट की जो संसद में जब पार्लियामेंट का ये होता है, सेशन चल रहा होता है, उसमें डिबेट होती है, देखो तो प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच देते हैं, क्योंकि उनको सवाल पूछे जाते हैं कि भाई साहब आपने कश्मीर में ये कांड किया, इसका क्या है मतलब, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। और एक फीचर है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो है कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ना प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर की, ये हेड होते हैं गवर्नमेंट के, और ये इनके साथ बाकी को साथ में लेके गवर्नमेंट चलाती है। अब देखो और एक फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें ना इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चुनी जाएगी, एक प्रेसिडेंट होगा या सेंटर से स्टेट लेवल पे एक चीफ मिनिस्टर होगा, पर ये पूरे मतलब मरते दम तक नहीं रहेंगी। ये डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, बाद में इलेक्शन होता है, समझ रहे हैं ना आप। मतलब उनका ड्यूरेशन दिया गया है, लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, लोकसभा स्थगित हो जाए मतलब ये खारिज हो जाती है जब प्राइम मिनिस्टर है उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, या उनके पास जो मेजोरिटी, वो मेजोरिटी जो खत्म हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए कि इनके पास जैसे 300 सीटें, कल 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके ये छोड़ दे बीजेपी को और कांग्रेस को ज्वाइन कर ले, तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी मोदी जी की। तो ऐसा भी तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। अब देखो मैंने जो बताया वही कि हमारा जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने अडॉप्ट किया है रादर देन यूएस के बजाय उसको किया है। अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इस पर क्वेश्चन आता है, देखो ये वाली चीज़ पे कि इसको ना वेस्ट मिनिस्टर मॉडल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट सेंटर बट ऑल्सो स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना नॉट ओनली सेंटर पे भी नहीं पर स्टेट पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही सिस्टम की गवर्नमेंट ही फॉर्म की। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। इसमें ये जो हमने देखा ना, अभी देखो हमने क्या अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इंडिया के पार्लियामेंट है ना वो सोवरेन बॉडी नहीं, क्योंकि कौन है सोवरेन बॉडी, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट और काफ़ी चीज़ों पे आपत्ति जता सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए वो सोवरेन मतलब वो भगवान नहीं है डायरेक्ट, समझ रहे हैं, उसको भी कुछ लिमिटेशन है। तो भगवान कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है फिलहाल। और ये क्या है, इंडियन स्टेट हैज़ इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल ब्रिटिश स्टेट। अब हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं हेड प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, वो चुन के आते हैं, पर ब्रिटिश में ना वो चुन के नहीं आते। वो आपको पता, आपने सुना होगा एलिजाबेथ, वो जो मातारी होती है ना एलिजाबेथ, वो बुढ़िया, वो चुन के नहीं आती, वो डायरेक्ट मोनार्च होती है। मतलब उस देश का उनका सिस्टम ऐसे है, एक घराना है उसका, उनका हर साल मतलब वो जो एलिजाबेथ है वो चुनी जाती कि वो उस देश की हेड है, उनका अलग सिस्टम वो, समझ रहे। और एक औरत को वो देश का हेड रिप्रेजेंट करते हैं, वो मरने के बाद उसका खानदान का जो दूसरा आदमी वो हेड होता है, समझ गए आप, तो वो मोनार्च होता है। तो ये यहाँ पे देख लिया हमने, सोवरेन बॉडी भी देख लिया और ये भी देख लिया। चलो आगे चलते हैं। चौथा नंबर का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हमारे देश में ना लोगों को काफ़ी राइट्स दिए गए, जैसे यहाँ पे देखो राइट टू इक्वलिटी, मतलब सब लोग इक्वल हो गए। इक्वलिटी में काफ़ी चीज़ें दी गई, जैसे आर्टिकल 14 दिया हुआ है कि ये चीज़ें, ये जो सारे ये आर्टिकल्स है ना फंडामेंटल, इसको हमने एक को डिटेल 14 को डिटेल में देखना है, 15 को डिटेल में देखना है। मैं बस ऊपर आपको बता देता हूँ। अब ये एक और रूलर है बस इस फीचर्स में। जैसे एग्जाम्पल बता दो आपको, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर इतने आर्टिकल है, 4-5 आर्टिकल है। तो 14 नंबर आर्टिकल है ना, वो क्या बोलता है पता है क्या, वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि अगर भले आप सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आम आदमी हो, अगर हर कोई आदमी, अगर जैसे सलमान खान ने किसी का मर्डर किया छुरा को फंस के, या मैंने किसी का मर्डर किया छुरा को फंस के, दोनों को सजा एक ही होगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो लॉ सबके लिए इक्वल है, ऐसा नहीं कोई आदमी बड़ा है तो उसके लिए अलग या ये आर्टिकल है। तो समझ रहे, ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा है आपको बताता हूँ, आर्टिकल 15 बताता हूँ, उसमें लिखा गया है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर। मतलब जैसे कोई एक लड़की और एक लड़का है तो दोनों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जॉब लड़की को दी जाएंगी बस, ये जॉब सिर्फ लड़कों को दी जाएंगी। कुछ चीज़ों में है, जैसे अभी इंडिया का पेपर है, इंडिया का जो पेपर है ना उसमें लड़कियाँ नहीं, क्योंकि वो लिमिटेशन है वहाँ पे, क्योंकि उसमें जो काम किए जाते हैं ना वो, फिलहाल हमारे यहाँ पे इंडिया में इतना मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हम लड़कियों को वो सब ट्रेनिंग दे पाए। आगे चल के हम लेंगे, जैसे अभी अमेरिका जैसे देश है, उन्होंने अभी लड़कियों को मिलिट्री में डालना चालू कर दिया, तो हमारे यहाँ पे वहाँ उतना एटमॉस्फेयर नहीं, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ों में आप लड़की और लड़कियों पे भेदभाव नहीं कर सकते, समझ रहे। किसी को जात पात से आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मिलिट्री में कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकते तू एससी तू नहीं आएगा और तू ओपन है तू आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे ना। तो ये ऐसे आर्टिकल दिए गए, ऐसे सारे बहुत सारे आर्टिकल दिए गए, समझ रहे आप। जैसे अभी आर्टिकल ये देखो, आर्टिकल टू फ्रीडम के लिए कुछ, हर एक नागरिक जो देश का उसके लिए फ्रीडम के लिए कुछ आर्टिकल दिए गए। जैसे आर्टिकल 19 है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
हर आदमी को अपना जो फ्रीडम है, अपना एक्सप्रेशन मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। जैसे कल मोदी जी कुछ गलत काम करते हैं, मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ कि ये मोदी ने ये काम किया है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे हक दिया मेरे संविधान ने कि मैं बोल सकता हूँ, अपना जो ओपिनियन है वो बयां कर सकता हूँ, पर इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। आप देश के खिलाफ नारे नहीं दे सकते। अगर कल मैं बोल दूँ कि भारत माता की मतलब भारत मुर्दाबाद ऐसे कुछ बोल दूँ तो मुझे ठुस जाएगा, अंदर जेल में डाला जाएगा और पेला जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अभी आपको समझ गया होगा फंडामेंटल राइट्स क्या है। सिटीजन को आममर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं उस देश के नागरिक को, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे राइट टू रिलीजन, हर आदमी को, जैसे आर्टिकल 25 इसमें क्या दिया है, हर आदमी को अपने धर्म को, अपना जो धर्म है उससे रिलेटेड पूजा अर्चना करने की छूट है। मतलब जैसे कोई हिंदू आदमी वो मंदिर में जाके घंटी बजा सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, और एक मुस्लिम है वो कुरान पढ़ सकता है, क्योंकि उस आर्टिकल में दिया गया है, 25 आर्टिकल में दिया है क्या, ये उसको दिया गया कि आप अपने धर्म की, आपको जो धर्म है उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हो, समझ गए आप। तो ये बेसिक, ये सारे हमें देखने डिटेल में। तो ये फंडामेंटल राइट है ना, ये हमारे देश का जो एक साइलेंट फीचर है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो शुरू में ये 7 थे, बाद में क्या हुआ, एक राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट कर दिया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्या था वो, क्यों डिलीट किया। अब फिलहाल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में, समझ रहे आप। और ये जस्टिसेबल है, मतलब अगर इनका वायलेशन हो गया, जैसे आर्टिकल 19 का अगर वायलेशन हुआ, 15 का वायलेशन हुआ, तो आदमी उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं जस्टिसेबल ही। तो ये देखो 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इतनी। अब देखो इसमें देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यानी मैंने आपको बताया ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और नहीं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और वो भी एक बताया था 15 वाला। अब इक्वलिटी और इक्विटी ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो हमारा आर्टिकल जो है ना 15-16 उसमें ना रिजर्वेशन दिया गया है काफ़ी लोगों को, समाज के काफ़ी लोगों को ना रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपको लग रहा होगा कि साला इनको रिजर्वेशन क्यों दिया है, इनको अच्छी फैसिलिटी क्यों, हमें क्यों नहीं। अब देखो ये देखो आप, ये लोग है ना, ये तीनों जो है ना एक लेवल पे खड़े। ये आदमी, ये लड़का है, इसके पास ना, इसके बाप के पास काफ़ी पैसा है, इसने इंजीनियरिंग को एडमिशन ले लिया, ये इंजीनियर बन गया। इसके पापा के पास कम पैसा है, इसने ना कहीं जुगाड़ कर लिया बीएससी बीएससी में, वो वहाँ पे काम कर लेगा। इसके घर वाले के पास पैसा ही नहीं जो इसको एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग की फी भर सके 2 लाख। तो भाई साहब ये तो पूरी ज़िंदगी भीखी मांगेगा ना, इसका पैसा मतलब ये तो, इसका तो ज़िंदगी खराब हो जाएगा ना। तो इसकी क्या गलती कि इसके पास बुद्धि है, मतलब इसके पास आईक्यू है, इसको पढ़ना है, पर बस पैसे की वजह से ये पढ़ नहीं पा रहा है, समझ रहे आप। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसके पास कम पैसा था ना, इसको थोड़ा पैसा दिया, इसके पास बहुत ही कम था ना, इसको थोड़ा पैसा, मतलब इसको रिजर्वेशन दे दिया कि भाई साहब तुझे जो पैसा भर के सीट मिल रही ना, तू फ्री में वो सीट ले ले, और फिर तीनों को एक लेवल पे ला दिया। अब फिर उनके बीच में कंपटीशन कर दिया, समझ गए आप। इक्वलिटी मीन्स क्या है कि सबको इक्वल, और इक्विटी मीन्स क्या है, इक्विटी मीन्स कुछ को, जैसे आर्टिकल 14 और 15 है वो इक्वलिटी की बात करते हैं, और आर्टिकल 16 इक्विटी की बात करते हैं, समझ गए आप। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये 5th नंबर का फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, साइलेंट फीचर, वो है DPSP, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, इसमें ना कुछ आर्टिकल्स हैं, 10-12 आर्टिकल्स है इस, ये जो चैप्टर है ना इसमें, मतलब इस टॉपिक में जो हम आगे देखने वाले हैं, इसमें लिखा गया है कि एक वेलफेयर स्टेट, मतलब वेलफेयर मीन्स लोगों का कल्याण करने के लिए स्टेट को कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ स्टेप उठानी चाहिए। वो स्टेप्स, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई। जैसे वर्कर का जो लेबर है, वो लेबर के लिए इक्वल वेजेस होनी चाहिए। जो औरत है, उस जब औरत की जब डिलीवरी होती है तो उसके लिए ना एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जानी चाहिए। वो जब छुट्टी पे जाती है, मतलब डिलीवरी के टाइम, उसको पैसे देना चाहिए, उस टाइम पे पगार देनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें DPSP में सारी चीज़ें लिखी गई। नॉन जस्टिसेबल, देखो इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। उसमें ना सोशल, गांधीयन एंड लिबरल इस टाइप के प्रिंसिपल है, मतलब आर्टिकल ये जो है ना, इसमें स्टेट को बताया गया कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं कि वो अगर स्टेट करेगा नहीं तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट में जा सकता है, मतलब ये नॉन जस्टिसेबल, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। पर फंडामेंटल जो राइट्स है ना, अगर किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो वो आदमी कोर्ट में जा सकता है, समझ गया आप। अब देखो ये जो अम्बेडकर थे ना, इन्होंने कहा था कि DPSP इज़ अ नोवल फीचर। DPSP ना ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर है, ऐसा बोला गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब 6 नंबर का जो फीचर है वो देखो वो क्या है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमने देख लिया कि हमारे जो देश के सिटीजन है ना, उनको फंडामेंटल राइट मिल गए, वो उनको जीने के लिए जो अधिकार चाहिए बेसिक, वो सारे अधिकार उनको मिल गए। बट उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए देश के प्रति, उनको कुछ चीज़ें बताएगी कि ये चीज़ आपने करनी। जैसे देखो यहाँ पे बताया, ये मैं आपको एक बता देता हूँ, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, इसको इन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू रियलाइज एंड फॉलो द इसेंशियल आइडियाज ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस।
ये जो आइडिया है ना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, नॉन वायलेंस और सेकुलरिज्म, इसकी इनको रियलाइज़ करना चाहिए इन्होंने और फॉलो करना चाहिए। टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, हमारे देश का जो कल्चर है, संस्कृति, हेरिटेज है, जो धरोहर है हमारे देश की, इसको इन्होंने ना प्रिजर्व करना चाहिए। प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन नेशन, हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब आए दिन कोई मतलब ऐसा कोई नहीं कि बाप का माल समझ के उसको पेलना नहीं, जैसे कोई बस है उसको जला दिया, या कोई पब्लिक प्लेसेस है या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको सेफगार्ड करना है। टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे देश को आखिरी सांस तक देश को डिफेंड करना है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे देश के, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। टू अवॉइड द डाउरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल्स, जो डाउरी मतलब जो दहेज लेते, सोशल इविल मतलब जैसे सती टाइप था पहले, अभी जो डाउरी वगैरह ये सारी चीज़ें ना, सोशल इविल मीन्स क्या, जो सामाजिक राक्षस है हमारे देश की, जो जैसे ये डाउरी वगैरह लिया जाता है, दहेज लिया जाता है, उसके चक्कर में काफ़ी लड़कियों को हरेस किया जाता है, तो ये चीज़ें भी नहीं करनी, अवॉइड करना है इसको। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल एक्टिविटी में एक्सेलेंस दिखानी, तो ये जो सारी चीज़ें ना ये एक सिटीजन को करनी है अपने देश में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कल अगर कोई नेशनल फ्लैग है उसको अगर डिसरिस्पेक्ट करता है कहीं पे, कोई आदमी अगर नेशनल फ्लैग को नीचे डालता है और पैर के तले उसको कुचलता है, तो उसको ना आराम से कोर्ट में लिया जाएगा, उसके खिलाफ जो दलील होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो वकील होगा वो दलील देगा, इस आदमी ने आर्टिकल जो हमारा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है पता है आपको, आर्टिकल 51 में लिखा है, तो आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसका इसने वायलेशन किया है, तो फिर जज जो है ना जो सज़ा देगा और इसको अच्छे से जेल में लेके पेला जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बनी थी क्या, नहीं, तब ये हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब नहीं डाली गई थी, ये ना 1976 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, मैंने बताया था ना आपको अमेंड किया जाता है, तो ये 42nd अमेंडमेंट था, मतलब 42nd नंबर का अमेंडमेंट था, इतना उससे पहले 41 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट था, उसमें ना ये कमेटी बिठाई गई थी, इंदिरा गांधी जो थी ना उन्होंने एक कमेटी बिठाई गई थी, वो कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी को इंदिरा गांधी ने पूछा था कि हमारे देश में एक फंडामेंटल ड्यूटीज डालने की ज़रूरत है क्या, और डालने की ज़रूरत है तो क्या होगी, तो इस कमेटी का रिपोर्ट आया था, तो इन्होंने बोला था इतनी सारी चीज़ें एज अ फंडामेंटल ड्यूटी आप डाल दो कि ये सिटीजन ने इतनी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो आर्टिकल में जो ना पार्ट 4A में इसको डाला गया था, ये चीज़ हमें एक चैप्टर में देखना है डिटेल में, तो टेंशन मतलब इसको बाद में देखेंगे। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, शुरू में जब 76 में ना 10 थी, फिर बाद में क्या हुआ 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई, और वो क्या थी, राइट टू एजुकेशन थी, ये भी हम देखेंगे क्या, टू प्रोवाइड दी स्टेट को ना मतलब टू प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन दी 6 से 14, 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने की प्रोवाइड करने का जो हक है वो फंडामेंटल ड्यूटी में, वो स्टेट की ड्यूटी कि उसको उतना एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो ये एक फीचर था। उसके बाद 7 नंबर है वो है सेकुलर स्टेट। हमारा जो देश है ना वो किसी एक धर्म जाति का नहीं, हमारा देश है ना वो सारे धर्म जाति का है, मतलब सेकुलर है, वो किसी एक धर्म का दबदबा यहाँ नहीं बन सकता। मतलब हमारा जैसे पाकिस्तानी वो मुस्लिम स्टेट है, वैसे हमारा जो देश है ना वो टेक्निकली वो हिंदू स्टेट नहीं, यहाँ पे हिंदू लोगों की मेजोरिटी 80% लोग हिंदू ही, 79% 80%, बट हमारा देश है ना वो हिंदू देश नहीं है, वो सेकुलर है। और ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से सेकुलर था क्या, तब से सेकुलर नहीं था, सेकुलर नहीं था मतलब तब कोई एक धर्म का भी नहीं था और सेकुलर वो वर्ड ही नहीं लगा गया था। और क्या हुआ था, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 76 में, उसमें इंदिरा गांधी ने वर्ड डाला था सेकुलर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, मतलब हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, एक हमारा देश सेकुलर है, यहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग हैं और सब लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अब प्रियम्बल में लिखा गया ये चीज़, प्रियम्बल में डाला गया कि सेक्योर्ड ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब प्रियम्बल में ये चीज़ डाली गई कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको लिबर्टी, आज़ादी, अपने बिलीफ फेथ और वर्शिप को मतलब अपना हिसाब से अपनी पूजा करने की, अपने भगवान अपने धर्म को, ये प्रियम्बल में भी ये चीज़ लिखी गई। तो सेकुलर मतलब क्या, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, समझ गए आप। तो आगे चलते हैं, अब देखो ये आर्टिकल्स इतने, ये आर्टिकल जो है ना ये भी बयां करते हैं कि हमारा देश सेकुलर है। जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसमें ऐसा लिखा नहीं गया है कि किसी आदमी अगर कोई धर्म का है तो उसको छूट, सब धर्मों को आदमी सेम ही। आर्टिकल 15 भी बोलता है कि इसमें बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, तो धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी सेकुलर को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 25 का है सारे जो हमारे सिटीजन है इनको अपने धर्म की पूजा करने की हक है।
आर्टिकल 26 क्या है, सारे जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को प्रोपोगेट मतलब आगे स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ना, इसको अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सारे धर्म को इक्वल राइट्स है, तो हमारा देश सेकुलर है। समझ गया आप। 8 नंबर का जो साइलेंट फीचर है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स हमारे देश के सारे जो सिटीजन हैं उनको वोट करने का हक है। समझ गए आप। ऑल अडल्ट आर परमिटेड टू वोट, सबको वोट करने का हक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 21 साल का आदमी ना हमारे देश का मैन वुमेन वही वोट कर सकता था। पर 61 अमेंडमेंट आया था 1881 में, 1988 में अमेंडमेंट आया था। उसके तहत राजीव गांधी ने ये जो एज है ना 21 से 18 कर दिया, 21 से 18 कर दिया और फिर अभी 18 साल का आदमी वोट कर सकता है। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हमारे देश में ऐसे कोई चुने गुने लोग वोट नहीं कर सकते, सारे लोग वोट कर सकते हैं बेशर्त कि वो 18 साल पूरे हुए उनकी। अब देखो अमेरिका यहाँ पे ना एक चीज़ देखते हो, आपको बताता हूँ। वुमन को जो है ना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 से लेकर 50 तक, तभी से हमारे देश में वुमेन्स को वोट करने का हक था, अधिकार था। पर दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन तो शुरू में बना था पर वुमन को ना वोट करने का हक बाद में मिला था। जैसे अभी देखो यूएसए में ना उनका संविधान पहले से ही बना था, पर उनको 1920 में उन्होंने ना औरतों को वोट करने का हक दिया था। अभी अंग्रेज है, इनको तो हमारा कब से बना था इनके पास, ये जो अंग्रेज हमें ज्ञान देते थे ना, इन्होंने भी उनकी जो औरतें वहाँ की उनको 1928 में हक दिया था वोट करने का। अभी ये जो रशिया है ना, पहले यूएसएसआर था, उन्होंने 1936, फ्रांस में 1945, इटली में 1948 और स्विट्जरलैंड में 1971। इस टाइम इन लोगों ने ना वहाँ की जो वुमन है, औरतें, उनको वोट का हक दिया था। जो अब हम देखते हैं ना स्विट्जरलैंड, और हम बोलते हैं देखो स्विट्जरलैंड कितना सही है, वहाँ पे चलो घूमने के लिए। अरे भाई वो देश ना सोच में बहुत पीछे था। देखो उन्होंने 71 में वुमन को हक दिया था वोटिंग का, हमने 47 में दिया था। ये बात देखो, इस पर क्वेश्चन आया था। देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बिफोर 61 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 व्हाट वाज द एज ऑफ इंडियन सिटीजन एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन। तो कौन से टाइप के एज के लोग वोट कर सकते थे, कितने साल के थे कर सकते थे। अभी तो 18 थे, उससे पहले कितने थे, तो बी ऑप्शन है 21 साल की तक। 21 साल का अगर आदमी हो तो वही तभी वो वोट कर सकता था। अब 9 नंबर जो है प्रूव ये फीचर साइलेंट फीचर वो है इमरजेंसी। हमारे देश में 3 टाइप की इमरजेंसी इधर दिखा था आपको। एक है ये आर्टिकल में दी गई, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 एंड आर्टिकल 36। मतलब ये जो है ना ये दोनों एक ही है एक्चुअली, ये दोनों एक ही है। ये बस उसका रीज़न है कब क्यों लगाई जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी, अब देखो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। यहाँ पे देखो अगर हमारे देश में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म रिबेलियन होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स अगर ये अरुणाचल प्रदेश हमारा, वहाँ पे अगर चाइना अपना फ्रंट खोल दे, वहाँ पे वार कर दे, और अरुणाचल की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर बोले कि नहीं नहीं हम अपने लेवल पे देखते हैं, पुलिस भेजते हैं और आप मिलिट्री भेजो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो अरुणाचल स्टेट की जो गवर्नमेंट है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की, वो अगर सेंटर से कॉपरेशन न करे, कल ऐसा हो सकता है ना कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कॉपरेट ना करे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे ना ऑपरेशन कैरी नहीं कर सकता उस वार को झेलने के लिए। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन डाली गई इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी मीन्स क्या है, अगर नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाती तो सारे स्टेट की पावर सेंटर के पास आ जाएगा और वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप उनका जो कार्यकाल है मतलब वो अपने आप टेम्प्रोरी सस्पेंड हो जाएगी। समझ गए आप। तो ये 2 केस में किया जा सकता है, एक एक्सटर्नल कहीं वार चल रहा है उस टाइम पे, और अगर आर्म रिबेलियन मतलब हमारे यहाँ की जो मिलिट्री वो अगर सत्ता हथियारने के चक्कर में लग गए, जैसे अगर हमारे देश की इमरजेंसी वो अगर चाहे कि प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाए और अपने कब्जे में पूरा जो है वो सत्ता अपने कब्जे में ली जाए, तो उस टाइम पे हमारा जो सेंटर है वो सेंटर ना से सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। समझ गए आप। नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो सारे देश की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी और वो अपने लेवल पे कुछ अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, मतलब आर्टिकल 356। अब देखो कोई अगर स्टेट है वहाँ पे अगर इलेक्शन हुई और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और कोई पार्टी गठबंधन करके भी सरकार नहीं बना रही, तो सरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जब तक नए इलेक्शन नहीं होती ना तब तक वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। तो गवर्नर जो है ना वो प्रेसिडेंट के हिसाब से, प्रेसिडेंट के एड एंड एड्रेस पे वहाँ पे गवर्नमेंट चलाता है गवर्नर। समझ गए आप। उसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। जैसे अभी महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुए थे तो उद्धव ठाकरे और वो जो है फडणवीस वो लोग गवर्नमेंट ही नहीं बना रहे थे जल्दी से, तो उनका जो पहला कार्यकाल था ना 5 साल का उनके गवर्नमेंट का, वो कार्यकाल तो खत्म हो गया। जैसे वो कार्यकाल जिस दिन खत्म हुआ ना उसके दूसरे दिन बाद हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंशियल रूल लग गया था। उसको बोलते प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं उसको, या उसको बोलते स्टेट इमरजेंसी।
तो गवर्नर प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करता है। और तीसरी इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी सॉरी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती? अगर कल ऐसा हो जाए हमारे देश के पास पैसा है नहीं, सारा पैसा खत्म हो जाए और देश एकदम गरीबी में आया है, देश पे लोन बहुत बढ़ जाए, तो हमारा देश जो है ना वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके पेमेंट कट कर सकता है और अपने हिसाब से सारे देश मतलब देश का जो स्टेट गवर्नमेंट उनका सारा जो पैसा है अपने हिसाब से पैसा का जो डाइवर्ट कर सकता है, समझ रहे हो, लोन चुकाने के लिए किसी चीज़ के लिए। अब तक हमारे देश में ना फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। स्टेट इमरजेंसी हर साल लगती है किसी न किसी स्टेट में, जब से बीजेपी की सरकार आई तब से तो काफ़ी लग रही। और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पे बस 2-3 बार लगी। एक बार जब 65 का वार हुआ था तब लगी थी, उसके बाद 71 में लगी थी एक बार जब वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब लगाई थी, कब, वो 75 में लगाई थी, 1975 में। 2 साल चली थी, 75 और 76 2 साल तक चली थी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर 3 टायर गवर्नमेंट। हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट होती है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा गया है कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ये शुरू से नहीं था लोकल गवर्नमेंट, ये ऐड किया गया कब 1932 में संविधान को अमेंड करके ये चीज़ें डाली गई कि पंचायत राज सिस्टम होगी या म्यूनसिपैलिटी होगी। तो म्यूनसिपैलिटी मीन्स क्या, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्यूनसिपल काउंसिल होगी, नगर पंचायत होगी, और पंचायत मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी, इंटरमीडिएट पंचायत होगी, विलेज पंचायत होगी, मतलब ये पर सरपंच होगा, समझ रहे हैं, पंचायत समिति होगा, जिला परिषद होगा। तो ये सारी चीज़ें ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिख गए, इसको बोलते 3 टायर सिस्टम। उसको देखो यहाँ पे ऐसे 73rd अमेंडमेंट के तहत डाला गया था पंचायत राज सिस्टम, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है और शेड्यूल 11 में लिखा गया है ये चीज़, और ये पार्ट 9 ए में और शेड्यूल 12 में लिखा गया है। अब ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में दिखनी है आगे चल के, ये जैसे हम और भी ले रहे हैं आगे। जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारे देश के जो जुडिशियरी ना वो सबसे सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये अगर सिटीजन का अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो जो सिटीजन है वो कोर्ट में जा सकता है। और इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन, इंडियन जो पार्लियामेंट है ना वो सोवरेन है। उसमें अगर कुछ लॉ अगर ऐसे आते हैं जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मतलब जुडिशरी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये सही नहीं, देश के हित में नहीं, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे जुडिशरी वो सुप्रीम है बाकी देश के कंपेरिजन में। और हमारे देश में क्या है, कोर्ट कैसे, यूएस में कैसे पता है, फेडरल लॉ है वहाँ पे, और अलग अलग कोर्ट है, मतलब स्टेट जो कोर्ट है ना, स्टेट गवर्नमेंट में हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली स्टेट में हर एक स्टेट में हर एक उनका स्टेट का एक कोर्ट है, और उनका जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट भी, फेडरल कोर्ट बोलते हैं उसको। अब ये जो स्टेट कोर्ट है ना ये लिंक नहीं, मतलब स्टेट कोर्ट अलग है और सुप्रीम कोर्ट उनका अलग है, लिंक है एक्चुअली, पर स्टेट कोर्ट के पास बहुत पावर है। जैसे जब ट्रम्प चुन के आए ना, ट्रम्प ने 2018 में एक कांड कर दिया। ट्रम्प ने बोला कि जो 7 मुस्लिम कंट्रीज है यहाँ के जो सिटीजन्स ना वो अभी हम बयान करते हैं वो अमेरिका में नहीं आएंगे। उन्होंने 7 देश के नाम लिखे मुस्लिम कंट्री के, वहाँ के सिटीजन नहीं आएंगे। तो वहाँ की एक स्टेट थी ना, वो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, सॉरी स्टेट का जो हाईकोर्ट था, उस हाईकोर्ट में आदेश दे दिया, स्टे लगा दिया ट्रम्प के उस ऑर्डर पे। अब मुझे बताओ अगर मोदी कुछ ऐसा कुछ तिकड़मबाजी करता है हमारे देश में, अगर मोदी जैसे कुछ करते हैं, किसी स्टेट हमारा हाईकोर्ट है, किसी हाईकोर्ट क्या औकात है जो प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसको स्टे लगा दे? नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है और सुप्रीम ये उनके अंडर काम करते हैं, वहाँ पे अंडर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, समझ रहे ना। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल लॉज है और स्टेट लॉज है और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है हमारे यहाँ पे। सिंगल सिस्टम मतलब क्या, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा। अगर स्टेट में कोई दिक्कत आ रही, सेंट्रल स्टेट का कोई लॉ है उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही तो वो आदमी हाई कोर्ट में जा सकता है। उसको वहाँ पे अगर न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ है। आगे देखो, हमने साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको तो देख लिया। अब इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी ना, ये हमने ली कहाँ से थी, तो ये अलग अलग देशों से ली थी हमने। जैसे फंडामेंटल राइट्स किसी और देश से लिया था, इमरजेंसी जो हमने देखा भाई 3 टाइप की इमरजेंसी, वो किसी और देश से लिया था। तो हमें इस चीज़ में इस चैप्टर में ये देखना है कि कौन से देश से हमने क्या क्या लिया था, समझ गया आप। तो मैंने आपको बताया था हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सारी चीज़ें लिखी हुई थी, रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल बहुत होता है, मतलब उसको चेंज भी किया जा सकता है और कुछ चीज़ें चेंज भी नहीं की जा सकती, उसको चेंज करना बहुत हार्ड है। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा लिखा नहीं होता, टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, इस एक्ट से काफ़ी चीज़ें ली गई थी। ये मेजर सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे काफ़ी चीज़ें ली गई थी। फेडरल जो स्कीम है ना, एक फेडरल होगा, मतलब 35 में आपको हमने देखा था, वहाँ पर लिखा था फेडरेशन होता लिखा था। तो फेडरल जो स्कीम थी ना, फेडरल जो ये सिस्टम थी फेडरल वाली कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर, ये हमने इधर से ली गई है आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 में। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी इधर से उठाया गया है, और पब्लिक सर्विस कमीशन ये चीज़ भी इधर से उठाई गई थी। ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट थी, आपको पता है, हमने ये चीज़ पढ़ी। अब देखो बाकी चीज़ें, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इधर से इतने
देशों के कॉन्स्टिट्यूशन अभी इतनी चीज़ ली, यूएस से, ब्रिटिश से, कनाडा से। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो चीज़ है, जैसे कि अभी फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल जो राइट्स है ना वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन देंगे 4 देश के, उसमें आपको फाइंड आउट किया है, ऐसा आता है क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप? तो अभी देखो इसमें हम देखते हैं कौन से देश से क्या क्या लिया है। सबसे पहले यूएसए। अभी जो अमेरिका है ना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या चीज़ें उठाई। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल वो कोई डिसीजन लेता है तो उसको रिव्यू होगा, मतलब जुडिशरी उस पर रिव्यू ले सकती है कि ये डिसीजन जो लिया था इन्होंने ये सही था या गलत था तो उनको पनिशमेंट मिल सकती। समझ गया? उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताता, इसको हमें आगे चल के एकदम डिटेल में पढ़ना है, मैं बस इसको पढ़ता हूँ अभी। दूसरा था फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी अमेरिका से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट कुछ नाटक करने लगे, प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो उसका जो प्रोसीजर है वो भी इधर से उठा है यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज ए चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो मतलब चेयरमैन बोलते हैं उसको, जिससे लोकसभा में स्पीकर होता है, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये चीज़ हमने यूएसए से ली थी। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। दूसरा था ब्रिटिश, अंग्रेज थे, अंग्रेजों से हमने क्या क्या लिया था। रूल ऑफ लॉ उनसे लिया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हमने पढ़ा है, इसको लिया था। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब जैसे अमेरिका है ना वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है नागरिकत्व, और एक होता है सेंटर का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब पूरे देश का। हमारे यहाँ पे सिंगल है देश, मतलब जैसे जो आदमी, जैसे अब मैं ऐसे थोड़ी सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, हम तो सिटीजन ऑफ इंडिया है सारे देश के लोग, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम ये भी इधर से उठा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो बिल आता है ना पार्लियामेंट में उसकी कुछ प्रोसीजर है वो इधर से उठाई। और बाइकम्युनलिज्म, मतलब जैसे कि ऊपर लोकसभा राज्यसभा है और स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद, ये भी उधर से उठाया है। इरिश आयरलैंड जो है ना उधर से कुछ चीज़ें उठाई थी। डीपीएस भी जो हमने पढ़ा ना, डायरेक्ट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, ये उधर से उठाया है। नॉमिनेशन ऑफ अपर हाउस, मतलब राज्यसभा है ना उसमें कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, वो भी इधर से उठाया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ये आपको हम प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ भी इरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई है। उसके बाद कनाडान कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा से क्या उठाया गया है, रेसिडुअल पावर विद सेंटर। जैसे कि अगर कोई हमने देखा था ना कि हमारा देश का जो लॉ बनाते हैं हम, उसको 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती। स्टेट में जो लिस्ट है उसमें जो चीज़ें लिखी गई उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती। और कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी लॉ बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप? बट अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा ही नहीं गया है, नया इन्वेंशन हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंटरनेट। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इंटरनेट नहीं था, तो अल्टीमेटली वो जो इंटरनेट पे लॉ बनाने की जो पावर है ना वो सेंटर के पास गई। तो रेसिडुअल पावर मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो अभी ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया है, नया सब्जेक्ट है, उसकी पावर किसके पास होगी, वो सेंटर के पास होगी। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, हमें कनाडा से उठाई, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के हमने इसमें डाली। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा देश फेडरल स्टेट है और सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी, ये भी उधर से उठाया है। और यहाँ पे ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं ना गवर्नर, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये भी इधर से लिया है। और एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है ये भी एडवाइजरी, ये भी उधर से उठाया है कनाडा से। साउथ अफ्रीका से क्या उठाया है, अमेंडमेंट, मैंने जो बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे जो अमेंड करते हैं वो जो प्रोसीजर है ना वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई। और दूसरी चीज़ है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टू अपर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है लोगों का वो इनडायरेक्ट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, वो भी इधर से उठा गया है। साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमने कॉपी किया है। उसके बाद यूएसएसआर मतलब अभी का जो रशिया है, उस टाइम पे वो जब हमें आज़ादी मिली थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस टाइम पे वो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये था उस देश का नाम। बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और अभी उसकी लीगेसी रशिया संभाल रहे हैं, पुतिन भाई साहब। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमने सोरेन सिंह कमेटी थी ना उसने बोला था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, आपको फ्लैग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सारी ड्यूटीज़ हमने उधर से उठाई। किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये जो आइडियल ऑफ जस्टिस है ये भी उधर से उठाया था। उसके बाद जो फ्रेंच है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हमने, रिपब्लिक जो वर्ड है, हमारा देश अभी रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक देश, तो रिपब्लिक जो है ना ये उधर से उठाया था। और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, प्रेम्बल में ये जो सारी चीज़ें डाली ये भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाई थी। उसके बाद वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये याद रखो, वेमनार मीन्स जर्मनी वाला, वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी वाला, तो उससे हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी लगती है ना, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स दिए गए सबको, इक्वलिटी ये सारे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सारे, पर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना,
तो कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना वो सस्पेंड हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि ना वार, जैसे वार चल रहा है, अब उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी, उस टाइम पे थोड़ी हम फंडामेंटल सिटीजन थोड़ी बोलेगा कोर्ट में जाएगा सर मेरा ये फंडामेंटल राइट्स इसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अरे भाई देश बचेगा तभी सिटीजन बचेगा ना। तो जो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, इमरजेंसी के टाइम, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम कुछ जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया जाता है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे हमने एक चीज़ ली थी, कंकरेंट लिस्ट। देखो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ थी कि सारे जो कुछ लॉ है जो स्टेट बनाएगी, कुछ लॉ सेंटर बनाएगी, वो सारे लॉ ऐसे नहीं कि ये सिर्फ स्टेट बनाएगा और ये सिर्फ सेंटर बनाएगा। कुछ ऐसे भी टॉपिक रखे गए जो कॉमन थे, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन पे दोनों भी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए। ये क्या होता है, देखो अगर कोई बिल पास होता है लोकसभा से, वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर वो एक्ट बनेगा और फिर लागू होगा। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि लोकसभा से कोई बिल पास हो जाए और राज्यसभा में वो पास ही नहीं हो पाए, क्योंकि जो पार्टी गवर्नमेंट में उनका लोकसभा में तो मेजोरिटी पर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं। तो फिर इस केस में क्या किया जाए, तो इस केस में ना अगर वो बिल थोड़ा अर्जेंट हो, मतलब उसमें कुछ रीज़न दे, अगर वो बिल उस टाइप का हो, इमरजेंसी वाला हो, अर्जेंट हो या लीगल हो, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो क्या करता है, ज्वाइंट सेशन करता है, ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करवाता है पार्लियामेंट का। मतलब जैसे लोकसभा में अगर लोकसभा में कितने 500 MLA तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर लोकसभा में 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP और राज्यसभा में 250 है। अब जो पार्टी सत्ता में लोकसभा में उसके पास कितनी सीटें, उसके पास इधर 300 सीटें। आप समझो उसको ना, लोकसभा में कितनी सीटें, उसके पास 300 सीटें, जैसे बीजेपी बचे कितने 200 उनके पास नहीं है, लोकसभा में 500 टोटल और राज्यसभा में 250 है। बट अब राज्यसभा में कितने, इनके पास कितने हैं, बस राज्यसभा में 100 है और ऑपोजिशन के पास 150 है। समझ रहे अभी आप, ये राज्यसभा है। अब इधर तो इन्होंने बिल पास कर दिया, इधर भेज दिया राज्यसभा में, पर राज्यसभा में इनके पास 100 ही है और इनके पास 250 है, तो इधर इनका बिल पास ही नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, ज्वाइंट सिटिंग का प्रयोजन किया, ज्वाइंट सेशन अरेंज की, ज्वाइंट सिटिंग पर बिल पास करने के लिए। मतलब बिल आप क्या करेगा, दोनों सदन ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और फिर मेजोरिटी से होगा। अब इनके पास इधर कितने 300 और इधर कितने 400, 100 कितने हुए टोटल 400, और इधर मतलब टोटल कितने 500 थे और इधर कितने 250 थे, टोटल कितने 750 में से इनके पास कितने आ गए 400। अल्टीमेटली ये आ गए मेजोरिटी में, बिल हो गया पास। समझ गए, मतलब जो रूलिंग पार्टी ना कभी कभी क्या होता है, उनका राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होता, वो लोकसभा से बिल पास करती पर राज्यसभा से नहीं कर पाती, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग करता है दोनों पार्लियामेंट की और उससे बिल पास करता है। ऐसे अब तक 3 बिल पास हुए ऐसे ज्वाइंट सिटिंग करके। तो ये जो चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई थी, समझ गए। इस तरीके से हमने ये जो हमारा तीसरा चैप्टर था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको खत्म किया। इसमें हमने ये 2 टॉपिक देख ली। मैं वापस एक बार एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। हम देख रहे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में ना हम जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो कैसे बना था वो हमें पूरा देखना है। उसके लिए हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले जो एक्ट थे ब्रिटिश के वो हमने देख लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, शुरुआत कैसे हुई, वो सारी चीज़ इसमें देख ली। और इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है वो इधर उठाई थी हमने, वो भी देख ली। उसके बाद अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके साइलेंट फीचर, मतलब जो ऊपर जो अच्छी बातें उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो दिखाता है कि ये अच्छी मतलब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये देश को आगे लेके जा सकता है, ये सारी जो चीज़ें साइलेंट फीचर ये आज हमने देख ली। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीएम्बल देखेंगे। समझ गए अभी आप? तो इस लेक्चर में बस इतना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक मारो, नहीं लग रहा है डिसलाइक मारो। कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन है वो भी उसमें लिख दो। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।